बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल वो डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू हम देखेंगे कि जो इम्पीरियलिज़्म है या कॉलोनियलिज़्म है वो सिर्फ हार्मफुल नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें कॉलोनाइज्ड किया गया है, बल्कि वो हार्मफुल है उन लोगों के लिए भी जो कि कॉलोनाइज़र्स हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके थ्रू आप देखेंगे कि कैसे इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म अफेक्ट करता है दोनों को ही, कॉलोनाइज्ड पीपल को भी और कॉलोनाइजर्स को भी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये एक एसेंशियल ऐसे है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1936 और ये ऑरवेल का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर इन बर्मा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ठीक है। तो इसमें हम ऑरवेल का, जॉर्ज ऑरवेल जो कि हमारा राइटर भी है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस देखते हैं जब वो था एक पुलिस ऑफिसर बर्मा के अंदर। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो बर्मा है इसकी सेटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया। तो बर्मा जो है वो उसे कंट्रोल किया जा रहा है ब्रिटिश के थ्रू। और हम देखते हैं कि लोकल पीपल जो उनसे हैं ब्रिटिश के, इट मींस इन्वेडर्स जो उनसे हैं, लीडिंग टू कांस्टेंट टेंशन एंड म्यूचुअल डिसलाइक, कि वो कैसे ब्रिटिश रूल को डिसलाइक करते हैं और वो कैसे इन्हें मॉक करते हैं। जैसे ऑरवेल को भी बहुत ज़्यादा मॉक किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑरवेल की पोजीशन देखें तो वो एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर यहाँ काम कर रहा है। और ऑरवेल जो है अगर उसका हम देखें तो ही फेल्ट स्टक बिटवीन हिज हेटेड फॉर इंपीरियलिज्म एंड हिज ड्यूटी टू मेंटेन ऑर्डर। तो हम देखते हैं कि वो एक कॉलोनाइजर है ऑरवेल जो है, लेकिन वो डिसलाइक करता है ब्रिटिश रूल को और वो इस चीज़ के दरम्यान में फंसा हुआ है। वो ना तो लाइक करता है ब्रिटिश रूल को, ना ही वो ये काम करना चाहता है एज अ पुलिस ऑफिसर इन बर्मा। लेकिन वो दूसरी तरफ वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि वो अपनी जो एक ड्यूटी है जो कि ऑर्डर को मेंटेन करने की उसकी ड्यूटी है, वो काम करे या फिर वो दूसरी तरफ अपनी जो सा इम्पीरियलिज्म के लिए उसका हेटेड है उसको वो यहाँ परस्यू करे। तो वो इसके दरमियान में हम उसकी जो ऑरवेल है उसका कन्फ्लिक्ट देखते हैं जब हम ये ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वो स्टार्टिंग लाइंस में ही, स्टार्टिंग पेज पे ही वो कह देता है कि मैं जो हूँ मैं डिसलाइक करता हूँ ब्रिटिश रूल को और मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्हें कॉलोनाइज्ड किया गया है। उसके अलावा अगर की कैरेक्टर्स की बात करें तो नरेटर है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज इनर कंसाइज एंड हिज एक्सटर्नल रोल एज अ पावरफुल वाइट ऑफिसर। तो नरेटर यानी कि जॉर्ज ऑरवेल जो है वो एक इसका मेन कैरेक्टर है। दूसरी तरफ एलिफेंट है जो कि नेचर को, विक्टिम्स ऑफ एम्पायर को एंड द ट्रेजिक लॉस ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एलिफेंट जैसे मैड हो जाता है और बाद में वो क्या करता है और बाद में जो जॉर्ज ऑरवेल है वो उसे कैसे शूट करता है तो ये हम देखते हैं। दूसरी तरफ क्राउड है जो कि पब्लिक प्रेशर एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्न पीपल को रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट की अगर बात करें तो हम देखते हैं एलिफेंट्स रैम्पेज, और एक एलिफेंट जो कि अपनी मैडनेस के अंदर अपनी चेन्स को ब्रेक कर देता है एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, और इवन एक लोकल वर्कर को जो कि कुली था उसे मार भी देता है। और उसके बाद जो, क्योंकि ये जो जॉर्वल वहाँ एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम करता है और इसका काम ही ये होता है कि ऑर्डर को मेंटेन करे, वहाँ का जो सा पीस है उसे मेंटेन करे। तो इसको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। इनिशियली वो जो सा है वो राइफल जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए निकालता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो उस एनिमल को मार दे, लेकिन वो उसको काम करना चाहता है कि जो एलिफेंट है वो काम हो जाए। अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें तो इम्पीरियलिज्म है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कैसे करप्ट करता है बोथ द रूलर एंड द रूल्ड पीपल। क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि वो उसे मारना नहीं चाह रहा होता। जो हमारा इसमें नरेटर है जॉर्ज ऑरवेल, वो उसको एलिफेंट को नहीं मारना चाह रहा होता, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। क्योंकि उसे इस बात से भी डर लगता है कि लोग उसे मॉक करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे कि ये तो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, और उससे इतना भी नहीं हुआ कि वो एक जौन सा
हाँ, एक जानवर है उसको ही कंट्रोल कर सके। और दूसरी तरफ द होलोनेस ऑफ पावर, द व्हाइट मैन मस्ट एक्ट लाइक अ हीरो टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट लूजिंग हिज ओन फ्रीडम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ जॉर्ज ऑरवेल जब एलिफेंट को शूट करता है तो वो सिर्फ प्रेशर के अंदर आके शूट करता है कि लोग उस पे हंसे ना कि ये तो एक वाइट फैन है और ये एक साहब की तरह एक्ट नहीं कर सका, क्योंकि इसकी जो ऐसे की जो लाइन है वहाँ लिखा हुआ है वाइट मैन मस्ट एक्ट लाइक अ साहब। ये मैं पैराफ्रेज़ आपको बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट लाइन्स दूसरी हैं लेकिन उनका मतलब यही निकलता है। और दूसरी तरफ ये भी इसमें कहा जाता है कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है कि वो उसने सिर्फ़ उसे शूट किया इस बात से बचने के लिए कि लोग उस पे हँसेंगे नहीं। तो प्रेशर टू कन्फर्म इसका एक और थीम है, ऑरवेल शूट्स द एलिफेंट ओनली बिकॉज़ द क्राउड एक्सपेक्ट्स हिम टू डू सो। तो ये भी उसने अंदर लिखा है कि मैंने उसे शूट किया बिकॉज़ ऑफ द येलो फेसेस अराउंड मी, ठीक है? जो लोग मुझे देख रहे थे, मैं सिर्फ़ ये चाहता था वो मुझ पे हँसे ना, और मैं सिर्फ़ ये दिखाना चाहता था कि मैं जो ऑर्डर है मेंटेन कर सकता हूँ, मैं पीस को मेंटेन कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ़ इसीलिए प्रेशर में आकर उसको शूट किया। ये एक लाइन है जो कि आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। ये है, आई परसीव्ड इन दिस मोमेंट दैट व्हेन द व्हाइट मैन टर्न्स टायरेंट इट इज़ हिज ओन फ्रीडम दैट ही डिस्ट्रॉयज। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो उसके एलिफेंट को शूट करता है तो यहाँ ये बताया गया है कि जब एक वाइट मैन जो सा है वो एक जुल्म बरबरियत करता है तो उसका अपना ही फ्रीडम होता है जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल यहाँ करता है, अपने फ्रीडम को खो देता है और वो किन के अंडर आके, वो क्राउड के अंडर आके, वो येलो फेसेस जो उसके इर्द गिर्द थे उनकी उनके कि वो उस पे हँसे ना, उसे मॉक ना करें, उनके प्रेशर में आकर वो अपनी फ्रीडम को खो देता है एंड ही टर्न्स इनटू अ टायरेंट पर्सन। आगे की सिंबल्स और अगर मीनिंग्स की बात करें तो एलिफेंट है, राइफल है, द डेड कुली है, लाफ्टर है। आगे ये रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं और डीपर मीनिंग इनके क्या है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है उससे आपको समझ तो आ गई होगी कि इसका क्या-क्या मीनिंग बनते हैं। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर कोई लाइन या वो प्रॉपर एक-एक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वो मैंने यहाँ लिखी है ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में कोट कर सकें। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट यही है कि डिस्कवरी हुई कि कुली को मार दिया गया है और क्राउड उसके इर्द गिर्द जमा हो गया और ये पता चल गया कि जो एलिफेंट है वो ये सब कर रहा है। उसके बाद राइफल लेकर ऑरवेल आता है और फिर वो डिसाइड करता है कि क्राउड जब प्रेशर कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो ऑरवेल उससे शूट कर देता है। और लेकिन जो एलिफेंट है वो एकदम से नहीं मरता, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और ये उसको शूट भी 3-4 मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा करता है मारने के लिए। और उसके बाद ये होता है कि ऑरवेल जौन-सा है ही फील्स लाइक अ फूल। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है। अगर विजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि राइफल्स हैं एंड ये एक वाइट पर्सन है, वो कैसे आर्म्ड है अपने यूनिफॉर्म के अंदर और वो क्या कर रहा है, और ये सब आप विजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी आप इसके थ्रू देख सकते हैं। The essay proves that imperialism is a double-edged sword. It triples the colonized of their rights and the colonizers of his humanity and freedom of choice. तो ये एक मेन लाइन है जो कि आप इस essay के बारे में कोट कर सकते हैं इन योर एग्जाम। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड आई होप कि मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं, और अगर कोई रह गया है तो वो पॉइंट आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।